हमें वहां रहते हुए 4 दिन गुजर गए। इस दौरान अगरचे कोई खास वाकया पेश नहीं आया, लेकिन बूढ़े कोचवान पर अब मुझे कुछ शक सा होने लगा था। वो बग्घी चलाता था, भांत भांत के लोगों से मिलता था, उनकी बातें सुनता था। तांगाबान, रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता था कि ये महाहरामी होते हैं, और ये बूढ़ा तो शराबी भी था। अब तक अगरचे मैं उस पर भरोसा करता रहा था और इन 4 दिनों में कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी जो मेरे लिए तशवीश का बायस बनती, लेकिन उस रात उसकी बातों से मुझे शुबा होने लगा। 4 दिन तक तो मैं उससे शहर के हालात के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछता रहा, लेकिन उस रात वो मुझसे और रत्ना से हमारे बारे में कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। मैंने उसे बताया था कि मेरे बाप ने पसंद की शादी करने पर हमें घर से निकाल दिया था, और अब वो मेरे पिता और रत्ना के माँ बाप के बारे में पूछ रहा था। बातों बातों में उसने हमें ये भी एहसास दिलाया था कि पुलिस और काली वर्दी वालों को जिन दहशतगर्दों की तलाश है, उनमें एक खूबसूरत औरत और एक मर्द शामिल है। मेरा ख्याल है उसे अब हम पर कुछ शुबा होने लगा था, और अपने शुबे की तस्दीक के लिए ही वो हमसे कुरेद कुरेद कर सवाल कर रहा था। मैं उसे बेवकूफ या सीधा साधा तो पहले भी नहीं समझता था, लेकिन अब ये एहसास शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था कि वो हमारे बारे में कुछ जान चुका है। बूढ़े कोचवान पर शुबा हो जाने के बाद मेरा सुकून रुखसत हो गया था। हमें फौरी तौर पर अब किसी और ठिकाने का बंदोबस्त करना था, और यहाँ से बाहर निकले बगैर हम कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी थी कि बाहर निकले बगैर चारा भी नहीं था। अगले रोज जब बूढ़ा कोचवान बग्घी लेकर चला गया तो मैं और रत्ना भी उन खंडरों के पिछली तरफ निकल आए, जहाँ झाड़ियों से पटे हुए मैदान के दूसरी तरफ बुलंद इमारतें थीं। मैदान में झाड़ियों के बीच एक पगडंडी सी बनी हुई थी। हम दोनों आगे पीछे चलते रहे। मैदान उबूर करने के बाद आबादी शुरू होते ही हम अलग हो गए। मैं आगे था और रत्ना तकरीबन 10 गज पीछे। इस तरह हम ये तासुर देना चाहते थे कि हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। इकट्ठे होने की सूरत में हम पर शुबा किया जा सकता था, क्योंकि पुलिस को एक आदमी और एक औरत की तलाश थी। वो इलाका बहुत शानदार था। बुलंदोबाला इमारतें और रिहायशी फ्लैट, और नीचे बड़े बड़े स्टोर थे। कई रेस्टोरेंट्स भी थे। मैंने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा और एक मयारी किस्म के रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। पिछले 4-5 दिनों के दौरान हम अच्छी चाय पीने को तरस गए थे। बूढ़ा कोचवान रात को आते वक्त कहीं से चाय तो ले आता था, मगर वो चाय ठंडी होकर कुछ और भी बदजायका हो जाती थी। इसलिए मैंने सोचा था कि सबसे पहले एक कप चाय का हो जाए। अंदर दाखिल होते ही मैं ठिठक गया। दरवाजे के शीशे पर अंदर की तरफ एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी जबानों में लिखा हुआ था, एक वेट्रेस की जरूरत है जो अंग्रेजी बोल सकती हो। खूबसूरती को इजाफी सलाहियत समझा जाएगा। मैंने मुड़कर एक बार फिर पीछे आती हुई रत्ना की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खासा वसी और इस हॉल था, जिसमें एक दूसरे से फासले पर मेजें बिछी हुई थी। 2 दीवारों के साथ प्राइवेट कैबिन भी बने हुए थे, जिनके सामने पर्दे गिरे हुए थे। बल्बों पर रंगीन शेड्स लगे हुए थे। मध्यम रोशनी की वजह से माहौल कुछ सहरंगेज सा हो गया था। एयर कंडीशनर की वजह से अंदर की फजा में हल्की सी खुनकी थी। कई मेजों पर गाहक बैठे हुए थे, ज्यादातर जोड़े ही थे। मैं एक ऐसी मेज पर बैठ गया जहां शीशे से बाहर निगाह रखी जा सकती थी। करीब वाले कैबिन से सरगोशियां सुनाई दे रही थी। सिर्फ 2 मिनट के बाद रत्ना भी अंदर दाखिल हुई। उसने एक लम्हे को दरवाजे में रुककर इधर उधर देखा और मेरी मेज से तीसरी मेज पर बैठ गई। दरमियान वाली मेज पर एक जवान लड़की और एक अधेड़ उम्र मर्द बैठा हुआ था। वो दोनों आगे झुके सरगोशियों में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ही एक वेट्रेस मेरी मेज पर आ गई। मैंने उसे चाय का ऑर्डर दे दिया। मेरा 4 दिन का शेव बड़ा हुआ था। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती हुई रत्ना वाली मेज की तरफ बढ़ गई। मैं बाईं तरफ वाली मेज की तरफ देखने लगा। अरे रत्ना, तुम? ये आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा और तेजी से घूमकर रत्ना वाली मेज की तरफ देखा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। वही वेट्रेस बड़ी गर्मजोशी से रत्ना से हाथ मिला रही थी। रत्ना के चेहरे का रंग भी मुतगय्यर हो गया था, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। यहाँ किसी शनासा का मिल जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वेट्रेस चंद लम्हे रत्ना से बातें करती रही और फिर किचन की तरफ चली गई। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ तमानियत सी देखकर मुझे कदरे इत्मीनान हुआ, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। वेट्रेस तकरीबन 15 मिनट के बाद किचन से बरामद हुई। उसने पहले मेरी टेबल पर मिक्स चाय का कप रखा और फिर रत्ना की मेज की तरफ चली गई और चाय का कप उसकी मेज पर रखने के बाद भी वहां खड़ी उससे बातें करती रही। काउंटर पर बैठा हुआ कैशियर कभी वेट्रेस को और कभी रत्ना को घूर रहा था। रत्ना की चाय खत्म होते ही वेट्रेस उसके पास आ गई और फिर रत्ना उठकर उसके साथ रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से की तरफ चली गई, जहां एक दरवाजे पर ऑफिस की प्लेट लगी हुई थी। वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गईं। वेट्रेस तो 10 मिनट के बाद वापस आ गई, लेकिन रत्ना अंदर ही रही। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। वेट्रेस ने मेरे सामने बिल रख दिया। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं बैठा रहा।
वेटरेस इधर उधर आते जाते मुझे घूरती रही। उसके ख्याल में मुझे बिल अदा करके उठ जाना चाहिए था। तकरीबन 40 मिनट के बाद रत्ना दफ्तर से बाहर निकली। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपनी मेज पर नहीं बैठी। उसने मेरी तरफ देखते हुए इशारा किया और काउंटर पर पहुंच गई, जहां वो वेट्रेस भी खड़ी थी। वो चंद मिनट मुस्कुराकर बातें करती रही, फिर रत्ना उससे हाथ मिलाकर बाहर निकल गई। उसके 2 मिनट के बाद मैंने भी सीट छोड़ दी और उठकर बाहर आ गया। रत्ना तकरीबन 20 गज आगे एक गली के मोड़ पर खड़ी थी। मुझे देखकर वो गली में मुड़ गई। मैं भी 15-20 गज का फासला देकर उसके पीछे चलने लगा। ये गली ज्यादा कुशादा नहीं थी। यहाँ उन बुलंदोबाला इमारतों के रिहायशी हिस्सों के गेट थे। उन इमारतों के पीछे बंगले थे। बुलंद इमारतों से आगे निकलकर रत्ना एक और गली में मुड़ गई। यहाँ दोनों तरफ बंगले थे और ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ रत्ना के साथ मिल गया। मैंने उसके साथ चलते हुए पूछा, ये वेट्रेस कौन थी? तुम्हें कैसे जानती है? रत्ना बोली, इसका नाम कन्याकुमारी है। तुमसे मुलाकात से तकरीबन 3 महीने पहले ये मेरे साथ माउंट अबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन फिर मैनेजर से झगड़ा हो गया और ये नौकरी छोड़कर चली गई। वो चंद लम्हों को खामोश रही, फिर बोली, कन्याकुमारी बहुत अरसे से यहाँ काम कर रही है। उस रेस्टोरेंट को एक वेट्रेस की जरूरत है। वो मुझे मैनेजर से मिलवाने ले गई थी। मुझे तो नौकरी मिल गई है और रिहाइश का बंदोबस्त भी हो गया है। मैंने पूछा, कहाँ? मेरा मतलब है रिहाइश का बंदोबस्त। वो बोली, कन्याकुमारी होटल के सामने वाली गली में वाक़े एक इमारत के फ्लैट में रहती है। पहले उसके साथ कोई और लड़की रहती थी, वो कहीं चली गई। अब वो अकेली है। उसने पेशकश की है कि हम आधा किराया देकर उसके साथ रह सकते हैं। मैंने कहा, तुमने मेरे बारे में भी बता दिया? वो बोली, हाँ। मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ रहेगा। मैंने उस वक्त तुम्हारी निशानदही नहीं की। उसने मुझे पता समझा दिया है। वो 4 बजे ड्यूटी से ऑफ होगी। हमें कम से कम 5 बजे तक घूम फिर कर वक्त गुजारना है। मैंने कहा, वो तुम्हारे बारे में कुछ और तो नहीं जानती? मेरा मतलब है। रत्ना बोली, बिल्कुल नहीं। वो उन वाकयात से पहले ही माउंट अबू से जा चुकी थी। मैंने उसे बताया था कि मैंने भी 1 महीना पहले प्रेम निवास रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी थी। वहां से जयपुर चली गई और 2-3 दिन पहले यहाँ आई हूँ। उस वक्त तकरीबन 2 बजे थे और हमें कम से कम 3 घंटे और गुजारने थे, और ये वक्त भी हमने बाजार में घूमते ही गुजारा। और फिर ठीक 5 बजे हम उस रेस्टोरेंट के सामने सड़क के पार एक गली में दाखिल हो गए। इस मर्तबा रत्ना मुझसे आगे थी। वो एक इमारत के गेट में दाखिल हुई तो मैं भी उसके पीछे ही था। कन्याकुमारी का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। वो घर पहुंच चुकी थी। बेल बजाते ही दरवाजा खुल गया। रत्ना अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे मैं भी अंदर आ गया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। कन्याकुमारी मुझे देखकर बदहवास हो गई, मगर रत्ना ने जल्दी से कहा, डरो नहीं कन्या, यही मेरा दोस्त है विजय मल्होत्रा। कन्या के मुंह से गहरा सांस निकला। उसके चेहरे के तासुरात एकदम नॉर्मल हो गए। वो कुछ देर मुझे देखती रही और फिर हम सिटिंग रूम में आ गए। ये फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम। दोनों के साथ मुंसलिक बाथरूम्स थे और किचन और स्टोर वगैरह भी था। कन्याकुमारी ने सबसे पहले चाय से हमारी तवाज़ो की, फिर फ्लैट दिखाने लगी। वो रत्ना से बोली, ये तुम्हारा बेडरूम है, लेकिन मिस्टर विजय मल्होत्रा। रत्ना ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम गुजारा कर लेंगे। अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक पैकेट रत्ना की तरफ बढ़ा दिया। बोली, कल ड्यूटी पर जाना है और ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है। तुमने जो फिगर्स बताए थे ये उसके मुताबिक है। मेरी ड्यूटी सुबह 10 से 4 तक है और तुम्हारी ड्यूटी 2 से रात 10 बजे तक होगी। वैसे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। कल ड्यूटी पर आओगी तो मैं तुम्हें समझा दूंगी। रत्ना ने हैरत से कहा, कल से? कन्याकुमारी ने कहा, हाँ, वक्त जाया करने का क्या फायदा, कल से काम शुरू कर दो। वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगी और मैं दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मुझे रात 9 बजे के करीब जगाया गया। उस वक्त कन्याकुमारी खाना तैयार कर चुकी थी। मैं बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी के गुस्ल से मेरी कुसलमंदी दूर हो गई। हमने खाना खाया और फिर वहीं बैठे बातें करते रहे। 1 हफ्ता गुजर गया। कोई गड़बड़ नहीं हुई। कन्याकुमारी काबिल एतमाद साबित हुई। वैसे भी उसे हमारी असल कहानी का इल्म नहीं था, इसलिए उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। दिन के वक्त मैं बहुत कम निकलता था, अलबत्ता रात को 8-9 बजे के करीब बाहर निकलकर मोहतात अंदाज में टहल लेता। एक रात हम बैठे बातें कर रहे थे कि शोभा का जिक्र निकल आया। वही शोभा जिसकी तस्वीर हमने कॉटेज में देखी थी। कन्याकुमारी ने कहा, वो मुखराज ही में है। मोटल वाले सेठ एडवानी का शहर में भी बहुत बड़ा होटल और नाइट क्लब है। शोभा नाइट क्लब में डांस करती है। रत्ना ने कहा, हाँ, वो बड़ी अच्छी रक्कासा है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे किसी क्लब में कोई काम मिल जाए, लेकिन कन्याकुमारी बोली, हमें उससे क्या गरज, वो उसका जाती फेल है। वैसे वो भी अच्छी लड़की है, मुझसे कभी कभार मुलाकात होती रहती है। कहो तो तुम्हारी मुलाकात करवा दें, कभी कभी तुम्हारा जिक्र भी होता रहा है। रत्ना ने कहा, देखा जाएगा। रत्ना ने अगरचे बात टाल दी थी, लेकिन उससे अगले दिन रात 11 बजे के करीब हम एक आलीशान कोठी में एक शानदार ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ये शोभा की कोठी थी और वो उस वक्त हमारे सामने थी। उन तीनों में पुरानी बातें होती रहीं।
और फिर रात 1 बजे के करीब शोभा ने अपनी शानदार गाड़ी में हमें कन्याकुमारी के फ्लैट वाली बिल्डिंग के सामने ड्रॉप किया। 2-3 दिन और गुजर गए। मैं अक्सर उस बूढ़े कोचवान के बारे में भी सोचता रहा। एक रात शोभा कन्याकुमारी के फ्लैट पर आ गई। वो अगले रोज हमें रात के खाने पर मधु करना चाहती थी। रत्ना और कन्याकुमारी इनकार न कर सकी। अगले रोज रत्ना को रेस्टोरेंट से छुट्टी करनी पड़ी। अगर कन्याकुमारी की सिफारिश न होती तो उसे छुट्टी न मिलती। हम रात 9 बजे शोभा की कोठी पर पहुंच गए। हमारे अलावा कोई और मेहमान मधु नहीं था। 9:30 बजे हमने खाना शुरू किया ही था कि एक मुलाजिम ने आकर शोभा के कान में सरगोशी की। शोभा ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, आने दो। और फिर बारी बारी हम तीनों की तरफ देखते हुए बोली, हमारी एक मुश्तरका दोस्त आई है जिससे मिलकर तुम लोगों को यकीनन खुशी होगी। मुलाजिम बाहर चला गया। मैं न जाने क्यों अपने आप में बेचैनी सी महसूस करने लगा। रत्ना की आंखों में भी उलझन सी उभर आई। शायद वो भी सोच रही थी कि मुश्तरका दोस्त कौन हो सकती है। हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। 2 मिनट के बाद दरवाजे का पर्दा हटा और 3 अफराद अंदर दाखिल हुए। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। उनमें एक बेला थी और 2 ब्लैक कैट्स कमांडोज थे। मेरी कनपटियां सुलग रही थी और दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। रत्ना के चेहरे पर भी खौफ के साए गहरे हो गए, मगर ऐसा नाजुक लम्हा कभी नहीं आया था। ब्लैक कैट के दोनों कमांडोज मेज के दूसरी तरफ दरवाजे के करीब राइफलें ताने खड़े थे। उनके चेहरों पर पत्थर जैसी सख्ती थी। आंखों में बेपनाह सर्द महरी थी। उनकी उंगलियां राइफलों के ट्रिगर्स पर थीं और वो एक्शन लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। बेला उनके बाईं तरफ थी। उसके होंठों पर फातिहाना चमक थी। वो चमकती हुई नजरों से कभी मेरी तरफ देखती और कभी रत्ना की तरफ। कन्याकुमारी के लिए ये सूरत हाल बिल्कुल अनोखी और दहला देने वाली थी। वो ये तो जानती थी कि पुलिस और ब्लैक कैट्स को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द और उसकी एक साथी औरत की तलाश है। फारिग औकात में वो हमारे साथ इस मौजू पर तबादला ख्याल भी करती थी, लेकिन उसने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस जिन दहशतगर्दों को पूरे शहर में तलाश करती फिर रही थी वो उसके फ्लैट में मौजूद थे। वो हम पर शुबा कर ही नहीं सकती थी। रत्ना उसके साथ माउंट अबू के होटल में काम कर चुकी थी। वो उसे अच्छी तरह जानती थी और रत्ना उसकी नजरों में दहशतगर्द नहीं हो सकती थी। मेरे बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं दहशतगर्द हूँ, क्योंकि पुलिस को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द की तलाश थी और वो मुसलमान था, जबकि रत्ना ने उससे मेरा तारुफ विजय मल्होत्रा के नाम से करवाया था। उस वक्त सूरत हाल को वो फौरी तौर पर समझ न सकी। उसका चेहरा धुआं हो गया और इस खौफ के नतीजे में वो चीख कर उठ खड़ी हुई। बेला के हलक से गुर्राहट निकली, अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। आंखों में सफ़ाकी उभर आई। बोली, कोई भी अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। कन्याकुमारी भद से कुर्सी पर बैठ गई। खौफ ने उस पर लर्जा सा तारी कर दिया और वो हौले हौले कांपने लगी। रत्ना ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सामने बैठी हुई शोभा की तरफ देखते हुए कहा, बड़े अफसोस की बात है शोभा, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि एक तवाइफ से वफादारी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। होटल के कॉटेज में तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम क्या से क्या बन गई हो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन कन्याकुमारी की मासूमियत ने हमें फंसा दिया। शोभा ने पुरसकून लहजे में कहा, तुम शायद भूल गई थी कि माउंट अबू में प्रेम निवास रेस्टोरेंट के मैनेजर से मेरा झगड़ा तुम्हारी वजह से ही हुआ था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन मैं उस बात को नहीं भूली। चंद रोज पहले कन्याकुमारी के साथ तुमसे मुलाकात होते ही वो सारी बातें मेरे जहन में ताजा हो गईं। और फिर तुम लोगों के जाने के बाद ही मुझे ख्याल आया कि तुम दोनों वो तो नहीं हो जिनकी पुलिस को तलाश है। तुम्हारे उस दोस्त का तारुफ अगरचे विजय मल्होत्रा के नाम से हुआ था, लेकिन मुझे इसकी बातों से शुबा हो गया था कि ये मुसलमान है। पहली मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान इसने 2-4 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो आमतौर पर किसी हिंदू के मुंह से नहीं निकलते। वो कुछ देर के लिए खामोश हुई, फिर बोली, अगले रोज मैंने तुम दोनों के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मुझे बाज़ ज़राए से मालूम हो गया कि इस ऑपरेशन की इंचार्ज बेला है। बेला से पहले भी मेरी मुलाकातें रही हैं, लेकिन उस रोज पता चला कि बेला यहाँ से जयपुर वापस जा चुकी है। मैं बेला से मुलाकात के लिए खुद जयपुर पहुंच गई और बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच सकी। बेला से मुलाकात के बाद ये तस्दीक हो गई कि उस पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ तुम हो, यानी माउंट अबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट की साबिक वेट्रेस रत्ना। वो एक बार फिर खामोश हुई। उसकी नजरें रत्ना के चेहरे पर मरकूज थी। बोली, मैंने बेला से प्रोग्राम बना लिया। बेला अगर चाहती तो कन्याकुमारी के फ्लैट पर भी छापा मारा जा सकता था, मगर इसमें किसी गड़बड़ का अंदेशा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को डिनर पर मदऊ किया। और अगर इस दावत में अपनी पुरानी दोस्त बेला को भी मदऊ न करती तो बदअखलाकी होती। इसलिए रत्ना ने कहा, तो तुम वाकई तवाइफ हो? कन्याकुमारी बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है? क्या ये विजय मल्होत्रा? शोभा ने उसकी बात काट दी, बोली, हाँ, रत्ना ने ठीक कहा था कि तुम वाकई बहुत मासूम हो। ये विजय मल्होत्रा नहीं है, ये वो पाकिस्तानी दहशतगर्द है जिसने हमारे देश में तबाही फैला रखी है, और ये रत्ना इसकी शरीके कार है। शोभा के खामोश होने पर बेला ने कहा,
ये नाजी है। मैंने हाथ उठाकर बेला को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। कहा, 1 मिनट, तुमने हमें कोई मोहलत नहीं दी थी, बल्कि कदम कदम पर हमारे लिए जाल फैला रखे थे। मोटल वाली तबाही में भी हमारा कोई हाथ नहीं। हम महज चाय पीने और कुछ देर आराम करने के लिए रुके थे, लेकिन तुम्हारे 2 आदमी शिवा और राकेश पहले ही से वहां मौजूद थे। तमाम रास्तों की निगरानी की जा रही थी। 2 दिन की मोहलत तो महज ज़बानी बात थी। तुमने हमारे फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो तुम्हारे ही आदमी की हरकत थी। इस तरह मोटल में होने वाली तबाही हम पर तो आयद नहीं होती। मैं तो तुम्हें एक बाउसूल दुश्मन समझता था, लेकिन तुमने कदम कदम पर धोखा ही दिया। मुझे तुम पर बिल्कुल एतमाद नहीं रहा। अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम मेरे साथ करती रही हो। बेला ने हल्का सा कहका लगाया। बोली, वाह, तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे हम कोई गेम खेल रहे हो। मैंने कहा, यह खेल ही तो है, जिंदगी और मौत का खेल। अभी तक हम दोनों की बाजी बराबर चल रही थी, लेकिन जो इस खेल पर गिरफ्त मजबूत करने में कामयाब हो गया वो जीत जाएगा, और दूसरा जिंदगी की बाजी हार जाएगा। बेला ने कहा, इस वक्त खेल पर मेरी गिरफ्त मजबूत है। तुम हार चुके हो। तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया है। मैंने कहा, अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। किसी भी खेल का फैसला तो आखिरी लम्हों में होता है, और मेरे ख्याल में अभी आखिरी लम्हात नहीं आए। बेला मुस्कुराई। बड़े पुरएतमाद हो। मौत के उन फरिश्तों को सामने देखकर भी तो तुम्हें खुश फहमी है कि अभी खेल का फैसला नहीं हुआ। मैंने कहा, हाँ, मैंने मायूस होना नहीं सीखा। तुम भी इस बात की गवाह हो कि बाज़ औक़ात ऐन आखिरी लम्हों पर बाजी पलट जाती है। बेला ने कहा, अब ये बाजी पलटने वाली नहीं है, और शोभा और कन्या कुमारी की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ से उठ जाओ। शोभा तो फौरन ही उठकर एक तरफ हो गई। अलबत्ता कन्या कुमारी अपनी कुर्सी पर बैठी रही। उसके चेहरे पर खौफ के साए अब भी गहरे थे। बेला के हलक से गुर्राहट सी निकली, उठो, जल्दी करो। कन्या कुमारी दोनों हाथों से मेज का सहारा लेकर उठ गई। उसकी टांगें हौले हौले कांप रही थीं। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसने भी दोनों हाथ अपने सामने मेज के किनारे पर टिका लिए। कन्या कुमारी की कुर्सी मेरे बिल्कुल सामने थी। वो जैसे ही कुर्सी से उठकर एक तरफ हटी, मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मेज के नीचे टांगे लंबी करके एक पैर से कुर्सी को जोरदार ठोकर मारी। कुर्सी बड़ी तेजी से फर्श पर फिसलती हुई एक कमांडो की टांगों से टकराई। कुर्सी उसकी पिंडली की हड्डी से टकराई थी। वो चीखता हुआ एक टांग पर नाच गया। उसका राइफल वाला एक हाथ ऊपर उठ गया। ठीक उसी लम्हे रत्ना भी बड़ी तेजी से दोनों हाथ मेज के किनारे पर टिकाए मेज के नीचे लंबी हो गई। उसके पैरों की ठोकर दूसरे कमांडो की टांगों पर लगी। वो भी लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से अपनी जगह से उठ गया था, और उससे भी ज्यादा तेजी दिखाए हुए मैंने मेज उलट दी। उलटती हुई मेज का किनारा बेला को भी लगा, और वो भी चीखती हुई पुश्त के बल गिरी। मैं उछलकर उल्टी हुई मेज की दूसरी तरफ पहुंच गया, और एक लम्हा जाया किए बगैर एक कमांडो की राइफल पर हाथ डाल दिया। राइफल कब्जे में लेने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। इसमें शुबा नहीं कि ब्लैक कैट कमांडोज इंतहाई आला तरबियत याफ्ता थे। इस फोर्स को डेथ स्क्वाड का नाम भी दिया जाता था। अपने हरीफ पर काबू पाने के लिए ये जान की बाजी लगा देते, लेकिन यहाँ वो मार खा गए। नहायत चौकस होने के बावजूद हमारी ये कार्रवाई उनकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ थी। ये बात तो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगी कि हम जैसे निहत्ते शिकार पूरी तरह उनके रहम करम पर होने के बावजूद ऐसी कोई हरकत करेंगे, और इस खुद एतमादी में वो मार खा गए। राइफल हाथ में आते ही मैंने उन्हें जद में ले लिया। रत्ना ने भी फुर्ती से उठकर दूसरे कमांडो के हाथ से राइफल छीन ली। अब वो हमारे रहम करम पर थे। मैंने उन्हें राइफल की जद पर लेकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया, और उन दोनों के लिबास थपथपाने लगा। उनके कपड़ों के अंदर छोटे पिस्टल भी थे। मैंने वो पिस्तौल भी निकाल लिए। बेला भी उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, किसी भी खेल का फैसला ऐन आखिरी लम्हों में होता है, और वो आखिरी लम्हात ये हैं जिन्होंने अपना फैसला दे दिया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? बेला ने गुर्राते हुए कहा, इसके बावजूद तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने कहा, मैं भी इस वक्त कामयाबी का दावा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करोगी कि इस वक्त मुझे तुम पर बालादस्ती हासिल हो गई है। बोली, हाँ, ये बात मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन ये भी ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारी ये बालादस्ती ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकेगी। शोभा ने कहा, और तुम लोग इस शहर से निकल नहीं सकोगे। रत्ना ने एक गलीज गाली दी। बोली, तेरी तो हरामजादी, यहाँ हमें एक महफूज जगह मिल गई थी। हम चंद रोज आराम से यहाँ रहते और खामोशी से निकल जाते, लेकिन तेरी वजह से। उसने राइफल घुमाकर उसका बट शोभा के सीने पर मारा। जरब खासी जोरदार थी। शोभा चीख कर दोहरी हो गई। रत्ना ने राइफल की दूसरी जरब उसके मुंह पर लगाई। ठोड़ी पर लगने वाली ये जरब पहले से ज्यादा जोरदार थी। शोभा एक बार फिर चीख उठी, मगर रत्ना पर उसके चीखने का कोई असर नहीं हुआ। वो राइफल के बट से उसके मुंह पर जरबे लगाती रही। शोभा चीखती रही और रत्ना उसकी धुनाई करती रही।
उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। उसके सामने के ऊपर के 2 दांत टूट कर गिर गए। शायद जबड़ा भी क्रैक हो गया। वो फर्श पर पड़ी बुरी तरह तड़पती रही। शोभा के इस बंगले में 2 मुलाजिम थे और उस वक्त दोनों ही अंदर थे। मैंने बेला, ब्लैक कैट के दोनों कमांडोज और दोनों मुलाजिमों को राइफल की जद पर ले रखा था। कन्याकुमारी एक तरफ खड़ी थर-थर कांप रही थी। एक मौके पर एक कमांडो ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसके सीने पर जोर से राइफल का बट मारा और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। उसके बाद किसी को अपनी जगह से हरकत करने की जुर्रत न हुई। बेला उन कमांडोज से जरा हटकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। रत्ना को उसने पहले भी लड़ते हुए देखा था। खुद उसके साथ भी 2-2 हाथ हो चुके थे, लेकिन उसका ये जुनून बेला ने पहली मर्तबा देखा था। रत्ना ने शोभा को अधमुआ करके छोड़ दिया और फिर वो बेला की तरफ घूम गई। वो बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, नाजी तुम्हारे साथ रियायत करता रहा है, मगर मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी। वो सूटकेस कहाँ है? अगर तुम सूटकेस मेरे हवाले कर दो तो तुम्हारी मौत शायद कुछ आसान बना दूं। बेला ने कहा, वो सूटकेस जयपुर में है। वो बज़ाहिर खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत बड़ी अदाकारा है। उसने कदम कदम पर हमें धोखा दिया था और अब भी महज खौफजदा होने की अदाकारी कर रही थी। रत्ना ने उसके कूल्हे पर राइफल के बट से एक जोरदार जरब लगाई। बेला चीख उठी। उसी लम्हे एक कमांडो ने अपनी जगह से छलांग लगाई। मैं फौरन ही उस तरफ मुतवज्जे हो गया। मैं तो शायद उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन रत्ना पर जुनून तारी था। उसने राइफल सीधी करके फायर खोल दिया। पहले तो छलांग लगाने वाला कमांडो छलनी होकर गिरा और फिर रत्ना ने दूसरे को भी छलनी कर दिया। इस मौके से फायदा उठाते हुए बेला ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछली और परिंदे की तरह उड़ती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। मैं दौड़कर खिड़की के करीब पहुंचा, मगर उस तरफ बाहर अंधेरा था। एक तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी, मगर बेला दिखाई न दी। मैंने अंधेरे में एक ब्रस्ट मार दिया, मगर गोलियों की आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई न दी। मैं कमरे में फायरिंग की आवाज सुनकर वापस मुड़ा। शोभा के दोनों मुलाजिम बाहर वाले दरवाजे के करीब ढेर हो चुके थे। उन्होंने शायद भागने की कोशिश की थी और रत्ना ने उन्हें उड़ा दिया था। वो शोभा की तरफ मुड़कर गुर्राई, और मैं अगर चाहूं तो तुम्हें भी छलनी कर सकती हूं, लेकिन तुम जिंदा रहोगी अपनी इस बिगड़ी हुई सूरत के साथ। जब तुम आईना देखोगी तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारा हुलिया किसने बिगाड़ा। फिर वो कन्याकुमारी की तरफ मुड़ी, बोली, तुमने हमें पनाह दी, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। तुम जहां चाहो जा सकती हो। कन्याकुमारी थर-थर कांप रही थी। इस खून खराबे ने उसकी हालत और भी बिगाड़ दी। उसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो रत्ना की तरफ देख कर हकलाई, दीदी बेला भाग गई है, तुमने उसे भी जिंदा छोड़ दिया। ये लोग बाद में मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी अपने साथ। वो बोली, तो फिर चलो जल्दी करो। अब तक की सूरत हाल से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेला अपने साथ सिर्फ इन्हीं 2 कमांडोज को लाई थी जो रत्ना के हाथों मारे गए थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो ज्यादा भीड़ भाड़ की कायल नहीं थी। उसने जब भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की थी, अपने साथ 2-3 से ज्यादा आदमियों को इस्तेमाल नहीं किया था। इस मर्तबा भी उसने यही गलती की थी। हालांकि पिछले तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए उसे अपने साथ कम से कम 1 दर्जन कमांडो जरूर लाने चाहिए थे, ताकि मुझे घेर सकते। अगर कोई बाहर भी मौजूद होता तो अंदर होने वाली फायरिंग के बाद बाहर से मुदाखलत जरूर होती, मगर ऐसा नहीं हुआ था।